दुनिया को जिस संस्था ने दूसरे विश्व युद्ध की राख से उठाकर यह भरोसा दिया था कि अब फैसले बंदूक की नली से नहीं बल्कि संवाद और नियमों से होंगे, वही संस्था आज खुद अपने अस्तित्व की नैतिकता पर खड़ी दिखाई देती है। और उस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशंस। 1945 में जब यह ढांचा बनाया गया, तब दुनिया की हालत ऐसी थी कि मानवता युद्ध जीतने वाले देशों की दया पर छोड़ दी गई, क्योंकि जीत उन्हीं की थी और हार पूरी सभ्यता की। इसलिए सुरक्षा परिषद की संरचना ऐसी बनाई गई जिसमें ताकत कुछ गिने चुने देशों के हाथों में सिमट गई और वेटो पावर को ऐसा हथियार बना दिया गया जिससे एक देश पूरी दुनिया की सामूहिक आवाज को अकेले दबा सकता था। उस समय यह तर्क दिया गया कि अगर विजेता देशों को यह अधिकार नहीं दिया गया तो वे इस व्यवस्था में रहेंगे ही नहीं। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जब दुनिया बदल जाएगी, जब नए देश उभरेंगे, जब उपनिवेशवाद खत्म होगा और जब वैश्विक जनसंख्या का बहुमत एशिया और अफ्रीका में होगा, तब यह ढांचा कितनी असहजता पैदा करेगा। उस दौर में भारत औपचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं था, लेकिन विचारों में भारत कभी गुलाम नहीं रहा, क्योंकि भारत की चेतना में हमेशा संतुलन, सह अस्तित्व और नैतिक नेतृत्व की सोच रही है। यही वजह थी कि आजादी के बाद भारत ने न तो पश्चिम का अंधा अनुकरण किया और न ही किसी दूसरे खेमे का मोहरा बना, बल्कि अपनी अलग राह चुनी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दर्जनों देश आजाद हुए और धीरे धीरे दुनिया का वह हिस्सा सामने आया जिसे आज ग्लोबल साउथ कहा जाता है। यानी वे देश जो जनसंख्या में बहुसंख्यक हैं, संसाधनों में समृद्ध हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन निर्णय लेने की मेज से हमेशा दूर रखे गए। यही असमानता यूएन की सबसे गहरी दरार बन गई, क्योंकि 193 देशों की सदस्यता के बावजूद असली सत्ता आज भी केवल 5 देशों के हाथों में सिमटी हुई है। और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा वैश्विक संकट आता है तो यूएन कार्रवाई से पहले राजनीति का शिकार हो जाता है। सीरिया हो या यूक्रेन, गाजा हो या अफ्रीका के संघर्ष क्षेत्र, प्रस्ताव आते हैं, भाषण होते हैं, आंकड़े रखे जाते हैं, लेकिन अंत में वीटो इंसानियत से भारी पड़ जाता है और पूरी दुनिया यह महसूस करती है कि यह संस्था युद्ध रोकने के लिए नहीं, बल्कि ताकतवर देशों की असहजता छिपाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में भारत की भूमिका धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से बदलनी शुरू हुई। भारत ने खुद को न तो किसी ब्लॉक में बांधा और न ही भावनात्मक बयानबाजी में उलझाया, बल्कि जमीन पर भरोसेमंद काम किए, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे, संकट के समय विकासशील देशों के साथ खड़ा रहा, महामारी के दौरान दवाइयों और वैक्सीन के जरिए उन देशों तक मदद पहुंचाई जिन्हें वैश्विक बाजार ने भुला दिया था। यही नहीं, भारत ने बातचीत की भाषा बदली। भारत ने यह दिखाया कि नैतिकता और राष्ट्रीय हित एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, बल्कि सही नेतृत्व में एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, उसकी कूटनीति परिपक्व हुई और उसकी वैश्विक विश्वसनीयता मजबूत हुई, वैसे वैसे यूएन के गलियारों में भारत को देखने का नजरिया भी बदलता गया। अब भारत को सिर्फ वोट देने वाला देश नहीं, बल्कि ऐसा देश माना जाने लगा जिसकी मौजूदगी से संतुलन बनता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया को भारत पर भरोसा इसलिए नहीं है कि भारत सबसे ताकतवर है, बल्कि इसीलिए है कि भारत सबसे ज्यादा सुना जाने वाला है, जो हर पक्ष से बात कर सकता है, जो टकराव में भी संवाद की गुंजाइश छोड़ता है और जो ग्लोबल साउथ की पीड़ा को केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में समझता है। यही वजह है कि यूएन के भीतर अब सबसे असहज सवाल भारत की महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं, बल्कि इस व्यवस्था की वैधता को लेकर उठ रहा है। क्योंकि अगर 21वीं सदी की दुनिया को चलाना है तो 1945 के विजेताओं के मानसिक ढांचे से बाहर आना ही होगा। और इस बदलाव की धुरी पर आज भारत खड़ा दिखाई देता है, ना शोर मचाते हुए, ना धमकी देते हुए, बल्कि चुपचाप उस जगह पहुंचते हुए जहां से इतिहास की दिशा बदली जाती है। जिस अधिकार को कभी वैश्विक स्थिरता का सुरक्षा कवच बताया गया था, वही अधिकार आज पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। और यही है
वेटो की असली कहानी। क्योंकि जब किसी एक देश के ना कहने से पूरी दुनिया की हां रुक जाए तो वह लोकतंत्र नहीं, शक्ति का एकाधिकार कहलाता है। यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में दशकों तक एक अनकहा समझौता चलता रहा। पश्चिमी देश अपने हितों पर चोट नहीं आने देंगे, रूस और चीन अपने प्रभाव क्षेत्रों को सुरक्षित रखेंगे और ग्लोबल साउथ की पीड़ा प्रस्तावों और भाषणों में दबा दी जाएगी। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने वेटो को सिर्फ युद्ध रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को वैध बनाने के औजार की तरह इस्तेमाल किया। कभी प्रतिबंधों को ढीला करने के लिए, कभी अपने सैन्य अभियानों पर सवालों को रोकने के लिए, और कभी ऐसे मुद्दों को टालने के लिए जो उनके नैरेटिव के खिलाफ जाते थे। लेकिन समय के साथ यह खेल उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही, और यही वह बिंदु है जहां पश्चिम की पकड़ ढीली पड़ने लगी। रूस और चीन ने अपने अपने हितों के लिए वीटो का इस्तेमाल किया, जिससे यह साफ हो गया कि यह अधिकार नैतिकता से नहीं, शक्ति संतुलन से चलता है। और इसी टकराव के बीच सुरक्षा परिषद एक ऐसे मंच में बदलती चली गई जहां समाधान कम और ठहराव ज्यादा दिखाई देने लगा। इस ठहराव का सबसे बड़ा नुकसान उन देशों को हुआ जिनकी न तो वीटो तक पहुंच है और न ही वैश्विक मीडिया तक। और यही वह खाली जगह थी जहां भारत ने बिना शोर मचाए अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। भारत ने कभी वीटो की धमकी नहीं दी, न ही किसी खेमे का स्थायी प्रवक्ता बना, बल्कि हर संकट में यह दिखाया कि बातचीत के दरवाजे बंद करना समाधान नहीं होता। जब पश्चिम को लगा कि भारत स्वाभाविक रूप से उसके साथ खड़ा होगा और रूस चीन के खिलाफ मोर्चा लेगा, तब भारत ने संतुलन चुना। जब रूस चीन को उम्मीद थी कि भारत खुलकर पश्चिम का विरोध करेगा, तब भी भारत ने संवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। यही बैलेंसिंग एक्ट पश्चिम के लिए सबसे असहज साबित हुआ, क्योंकि भारत को किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल होता गया। धीरे धीरे सुरक्षा परिषद के भीतर यह एहसास बनने लगा कि भारत अगर स्थायी भूमिका में आया तो वेटो का इस्तेमाल पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि भारत का दबाव नैरेटिव से नहीं, नैतिक वैधता से आता है। यही कारण है कि यूएन सुधारों की बात आते ही समर्थन के साथ साथ डर भी दिखाई देता है। समर्थन इसलिए कि बिना भारत के व्यवस्था अधूरी लगती है, और डर इसलिए कि भारत के आने से शक्ति का पुराना संतुलन बिगड़ सकता है। पश्चिम की असली चिंता यह नहीं है कि भारत वीटो कैसे इस्तेमाल करेगा, बल्कि यह है कि भारत वीटो की राजनीति को कैसे बदल सकता है, क्योंकि भारत उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो सिर्फ ताकत नहीं, निष्पक्षता भी मांगती है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वेटो की राजनीति अब पहले जैसी अदृश्य नहीं रही। उसे ग्लोबल साउथ खुलकर चुनौती देने लगा है, और इस चुनौती के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई देता है, न विद्रोही की तरह, न अनुयायी की तरह, बल्कि ऐसे देश की तरह जो यह सवाल पूछने का साहस रखता है कि अगर सुरक्षा परिषद सुरक्षा ही नहीं दे पा रही तो उसकी संरचना किसके लिए है। यही वह मोड़ है जहां से पश्चिम को पहली बार यह महसूस हुआ कि असली खतरा किसी एक प्रस्ताव से नहीं, बल्कि उस संतुलन से है जो भारत धीरे धीरे स्थापित कर रहा है, क्योंकि यह संतुलन वेटो की राजनीति को उजागर भी करता है और उसकी सीमाएं भी दिखा देता है। जिस दुनिया को दशकों तक यह बताया गया कि शक्ति का केंद्र केवल कुछ विकसित देशों के पास ही रह सकता है, उसी दुनिया ने हाल के वर्षों में एक शांत लेकिन गहरी करवट ली है, और इस करवट का नाम है ग्लोबल साउथ का आत्मविश्वास। क्योंकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे देश जिन्हें लंबे समय तक सिर्फ सहायता लेने वाला, नीति मानने वाला और निर्देश स्वीकार करने वाला माना गया, अब सवाल पूछने लगे हैं कि फैसले हमेशा उनके बिना क्यों लिए जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की अनदेखी, दोहरे मापदंड और चयनात्मक नैतिकता का नतीजा है, जहां युद्ध कुछ देशों के लिए आत्मरक्षा कहलाते रहे और वही युद्ध बाकी दुनिया के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध बन जाते थे। इसी असंतोष ने ग्लोबल साउथ को एक साझा पहचान दी, और यहीं भारत की भूमिका निर्णायक बनती चली गई, क्योंकि भारत न तो उपदेश देने वाला पश्चिम है और न ही दबाव बनाने वाली महाशक्ति, बल्कि ऐसा देश है जिसने वही संघर्ष झेले हैं
जो आज ग्लोबल साउथ झेल रहा है। जब विकासशील देशों ने महसूस किया कि उनकी जनसंख्या, उनके संसाधन और उनकी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया को चला रही हैं, लेकिन उनकी आवाज को अब भी महत्व नहीं दिया जा रहा, तब भारत ने उस आवाज को मंच देना शुरू किया। और यही वह क्षण था जब नेतृत्व भाषणों से निकलकर संरचना में बदलने लगा। यूनाइटेड नेशंस के भीतर और बाहर भारत ने यह संदेश दिया कि ग्लोबल साउथ कोई भौगोलिक टैग नहीं, बल्कि साझा अनुभव है। कर्ज का दबाव, जलवायु की मार, आतंकवाद, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, और इन समस्याओं का समाधान उन देशों से नहीं आएगा जिन्होंने इन्हें पैदा किया, बल्कि उनसे आएगा जिन्होंने इन्हें झेला है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उसने खुद को नेता घोषित नहीं किया, बल्कि सुनने वाला भागीदार बनकर विश्वास अर्जित किया। और यही वजह है कि अफ्रीका के देश हों, प्रशांत द्वीप राष्ट्र हों या लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाएं, वे भारत को अपने पक्ष का स्वाभाविक प्रतिनिधि मानने लगे। पश्चिम के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा असहज थी, क्योंकि पहली बार ग्लोबल साउथ बिना टकराव के, बिना विद्रोह के, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ संगठित हो रहा था। और इस संगठन के केंद्र में भारत था, ऐसा देश जो टेबल पलटने की बात नहीं करता, बल्कि टेबल पर कुर्सियां बढ़ाने की मांग करता है। यही कारण है कि आज जब ग्लोबल साउथ यूएन सुधार, वित्तीय संस्थानों में प्रतिनिधित्व और वैश्विक नियमों की पुनर्रचना की बात करता है, तो वह अकेला नहीं बोल रहा होता। उसके पीछे भारत की विश्वसनीयता खड़ी होती है। यह नेतृत्व शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, भरोसे के निर्माण से आया है। और यही वजह है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं है कि ग्लोबल साउथ जाग गया है, बल्कि यह है कि उसे अपनी आवाज को दिशा देने वाला एक ऐसा देश मिल गया है जो किसी एजेंडे से नहीं, बल्कि साझा भविष्य की सोच से संचालित होता है। यही वह क्षण है जहां वैश्विक सत्ता संतुलन चुपचाप खिसकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब बहुसंख्यक दुनिया एक स्वर में बोलने लगती है और उस स्वर को भारत दिशा देता है, तो पुरानी व्यवस्था को खुद से यह सवाल पूछना पड़ता है कि क्या वह सच में सबका प्रतिनिधित्व कर रही है या सिर्फ इतिहास की आदतों को ढो रही है। जब भी दुनिया में सुधार की बात होती है, सबसे पहले जिस शब्द से डर पैदा होता है, वह शब्द होता है संरचना बदलना, क्योंकि संरचना बदलने का मतलब होता है शक्ति का पुनर्वितरण। और यही वह बिंदु है जहां सबसे ज्यादा प्रतिरोध जन्म लेता है। यूनाइटेड नेशंस के भीतर सुधारों की चर्चा कोई नई नहीं है। दशकों से रिपोर्ट्स बनती रही हैं, समितियां बैठती रही हैं, भाषण दिए जाते रहे हैं, लेकिन जैसे ही सवाल सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो तक पहुंचता है, पूरा सिस्टम अचानक धीमा हो जाता है। सार्वजनिक मंचों पर सभी देश सुधार की जरूरत स्वीकार करते हैं, लेकिन बंद कमरों में वही देश नए बहाने गढ़ते हैं। कभी क्षेत्रीय संतुलन का तर्क, कभी सहमति की कमी का बहाना, कभी यह डर कि अगर एक नया देश स्थायी सदस्य बना तो फिर कतार लंबी हो जाएगी। असल में ये बहाने नहीं, बल्कि उस डर की परतें हैं जो मौजूदा ताकतें महसूस करती हैं, क्योंकि भारत जैसे देश का स्थायी भूमिका में आना सिर्फ एक सीट बढ़ने का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे वेटो सिस्टम की नैतिकता पर सवाल खड़ा कर देता है। भारत का दावा केवल जनसंख्या या अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके शांति अभियानों, विकासशील देशों के साथ साझेदारी और संतुलित कूटनीति पर टिका हुआ है। और यही बात सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि इससे पुराने शक्तिधारकों का यह तर्क कमजोर पड़ जाता है कि केवल वही वैश्विक जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इसलिए खुले विरोध की जगह एक सूक्ष्म रणनीति अपनाई जाती है। सुधारों को अनिश्चित काल के लिए अध्ययन के चरण में डाल देना, प्रक्रिया को इतना जटिल बना देना कि सहमति कभी पूरी ही ना हो पाए, और यह नैरेटिव बनाना कि वर्तमान व्यवस्था भले अपूर्ण हो, लेकिन विकल्प उससे भी ज्यादा अस्थिर होगा। यही बैकडोर राजनीति है, जहां परिवर्तन को सीधे नकारा नहीं जाता, बल्कि उसे इतना धीमा कर दिया जाता है कि समय ही उसका विरोधी बन जाए। इस बीच ग्लोबल साउथ यह महसूस करने लगा है कि अगर उनकी आवाज को फिर से टाल दिया गया तो यह सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि विश्वासघात का मामला होगा, क्योंकि उनसे हर संकट में समर्थन मांगा जाता है, लेकिन निर्णय की घड़ी में उन्हें बाहर रखा जाता है।
भारत की भूमिका यहाँ और भी निर्णायक हो जाती है, क्योंकि भारत न तो धमकी देता है और न ही व्यवस्था तोड़ने की बात करता है, बल्कि वह यह सवाल उठाता है कि क्या कोई संस्था बिना आत्म सुधार के प्रासंगिक रह सकती है। यही सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका उत्तर सिर्फ यूएन तक सीमित नहीं है, यह पूरी वैश्विक व्यवस्था की वैधता से जुड़ा हुआ है। अगर सुधारों को लगातार टाला गया, अगर स्थायी प्रतिनिधित्व को विशेषाधिकार बनाकर रखा गया, तो दुनिया के बड़े हिस्से के सामने यह विकल्प खुलकर आएगा कि वे समानांतर मंच और नए ढांचे खड़े करें, और यही वह संभावना है जिससे मौजूदा ताकतें सबसे ज्यादा घबराती हैं। इसलिए आज यूएन सुधारों पर जो मौन दिखाई देता है, वह सहमति का नहीं बल्कि असमंजस और भय का संकेत है, क्योंकि इतिहास गवाही देता है कि जो संस्थाएं समय के साथ खुद को नहीं बदलती, वे अंततः अप्रासंगिक हो जाती हैं। और इस परिवर्तन के सबसे मजबूत तर्क के रूप में भारत खड़ा दिखाई देता है, शांत, स्थिर और अडिग, जो यह याद दिला रहा है कि असली खतरा बदलाव नहीं बल्कि बदलाव से इनकार है। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि दुनिया किसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, बल्कि यह है कि आने वाले समय में दुनिया किसके भरोसे चलेगी, क्योंकि 21वीं सदी की असली लड़ाई हथियारों की नहीं, वैधता और स्वीकार्यता की है। जिस व्यवस्था ने दशकों तक वैश्विक संतुलन का दावा किया, वही व्यवस्था आज अपने ही बनाए नियमों से जूझ रही है, और यूनाइटेड नेशंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है, जहां सदस्यता लगभग पूरी मानवता की है, लेकिन निर्णय अब भी कुछ हाथों में कैद हैं। यही असंतुलन धीरे धीरे दुनिया को एक ऐसे मोड़ की ओर ले जा रहा है, जहां सवाल यूएन को बचाने का नहीं, बल्कि उसे प्रासंगिक बनाए रखने का है। अगर सुरक्षा परिषद की संरचना नहीं बदली, अगर प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी के बीच की दूरी नहीं घटी, तो दुनिया स्वाभाविक रूप से वैकल्पिक मंचों, नए गठबंधनों और समानांतर संस्थाओं की ओर बढ़ेगी, और यह बदलाव किसी विद्रोह की तरह नहीं बल्कि आवश्यकता की तरह सामने आएगा। भारत इस पूरे परिदृश्य में सबसे अलग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसकी रणनीति तात्कालिक लाभ की नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता की है। भारत न तो यूएन छोड़ने की धमकी देता है, न ही उसे अप्रासंगिक घोषित करता है, बल्कि उसे आईना दिखाता है कि समय के साथ चलना ही अस्तित्व की शर्त है। भारत की ताकत इस बात में नहीं है कि उसके पास कौन सा अधिकार है, बल्कि इस बात में है कि उसके पास कितने देशों का भरोसा है, और यही भरोसा भविष्य की सबसे बड़ी मुद्रा बनने जा रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल साउथ अपनी पहचान को और मजबूती से रखेगा, वैसे वैसे यह साफ होता जाएगा कि दुनिया अब आदेश से नहीं, सहभागिता से चलेगी, और इस सहभागिता का सबसे विश्वसनीय चेहरा वही होगा जिसने कभी दबाव नहीं बनाया बल्कि साझेदारी निभाई। अगर यूएन खुद को बदलेगा तो भारत उस बदलाव का केंद्र बनेगा, और अगर यूएन खुद को नहीं बदलेगा तो भी भारत उस नई व्यवस्था का हिस्सा होगा जो सहयोग, संतुलन और बहुसंख्यक विश्व की आवाज पर आधारित होगी। यही भारत की लॉन्ग गेम स्ट्रेटजी है, न किसी संस्था पर निर्भर रहना, न किसी संस्था को गिराने की कोशिश करना, बल्कि हर स्थिति में अपनी उपयोगिता को अपरिहार्य बना देना। आने वाले वर्षों में दुनिया यह नहीं पूछेगी कि भारत के पास वीटो है या नहीं, बल्कि यह पूछेगी कि जिस मंच पर भारत नहीं है, क्या वह मंच सच में वैश्विक कहलाने लायक है। और यही वह बिंदु है जहां इतिहास एक बार फिर करवट लेता है, क्योंकि जब भरोसा ताकत से बड़ा हो जाए, तब नई विश्व व्यवस्था का जन्म अपने आप हो जाता है। इतिहास यह गवाही देता है कि हर वैश्विक व्यवस्था एक दिन इस सवाल से टकराती है कि क्या वह सिर्फ नियमों का ढांचा है या सभ्यताओं की सामूहिक चेतना। और आज यह सवाल सबसे तीखे रूप में यूनाइटेड नेशंस के सामने खड़ा है। जिस मंच को युद्ध रोकने, न्याय सुनिश्चित करने और कमजोर की रक्षा के लिए बनाया गया था, वही मंच अगर बहुसंख्यक मानवता की आवाज को लगातार टालता रहा, तो वह संस्था नहीं बल्कि स्मारक बनकर रह जाएगा। यही वह क्षण है जहां भारत की भूमिका केवल एक राष्ट्र की नहीं बल्कि एक सभ्यतागत उत्तरदायित्व की तरह उभरती है, क्योंकि भारत किसी एक सदी की उपज नहीं है, वह हजारों वर्षों से सत्ता, धर्म, अर्थ और समाज के संतुलन का प्रयोग करता आया है।
भारत दुनिया को यह नहीं सिखा रहा कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह याद दिला रहा है कि कोई भी व्यवस्था तब तक टिकाऊ नहीं हो सकती जब तक उसमें आत्मसंशोधन की क्षमता न हो। आज जब पश्चिम तकनीकी प्रभुत्व से आगे नैतिक नेतृत्व खोता दिखाई दे रहा है और जब ग्लोबल साउथ पहली बार सामूहिक आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह मांग रहा है, तब भारत वह सेतु बनता है जो टकराव को टूटन में नहीं बदलने देता। भारत की रणनीति सत्ता हथियाने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी साझा करने की है, और यही बात उसे खतरनाक नहीं बल्कि अपरिहार्य बनाती है। आने वाले समय में दुनिया दो रास्तों में से एक चुनेगी, या तो पुरानी व्यवस्था अपने विशेषाधिकारों के साथ जड़ बनी रहेगी, या फिर वह खुद को बदलकर उस दुनिया के अनुरूप ढालेगी जो अब बहुध्रुवीय, बहुसांस्कृतिक और बहुसंख्यक है। इन दोनों ही स्थितियों में भारत केंद्र में रहेगा, क्योंकि अगर व्यवस्था बदलेगी तो भारत उसके नैतिक ढांचे को दिशा देगा, और अगर नई व्यवस्था उभरेगी तो भारत उसके संतुलन का आधार बनेगा। यही वह अंतिम सच्चाई है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारत का उदय किसी देश की हार पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया की आवश्यकता पर आधारित है जो आदेश नहीं, सहमति से चले। और जब इतिहास पीछे मुड़कर इस दौर को देखेगा तो वह यह नहीं लिखेगा कि किसके पास कितना वेटो था, बल्कि यह दर्ज करेगा कि किस देश ने समय रहते यह समझ लिया था कि शक्ति का भविष्य दबाव में नहीं, विश्वास में छिपा होता।